गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग सीआरपीसी के डेफिनेशन क्लॉज के बारे में चर्चा कर रहे थे। सीआरपीसी के सेक्शन 2 के अंतर्गत हम लोगों ने सीआरपीसी की जो मुख्य परिभाषाएं हैं उनके बारे में जाना। आज हम लोग सीआरपीसी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सीआरपीसी पढ़ने से पहले हमें ये चीज़ अच्छी तरह समझ लेनी है कि सीआरपीसी जो है, दंड प्रक्रिया संहिता जो है, वह एक प्रोसीजर लॉ है, प्रक्रियात्मक विधि है। तो इसे हम लोग एक प्रोसीजर की तरह ही पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि सीआरपीसी को हम सेक्शन वाइज नहीं पढ़ेंगे। जिस प्रकार हमने एलएलबी प्रथम वर्ष में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को सेक्शन वाइज पढ़ा है, एलएलबी सेकेंड ईयर में आईपीसी को सेक्शन वाइज पढ़ा है, इस प्रकार सीआरपीसी को हम सेक्शन वाइज नहीं पढ़ेंगे। सीआरपीसी एक प्रोसीजर लॉ है, तो इसे हम एक प्रोसीजर, एक प्रक्रिया की तरह ही पढ़ेंगे, जिससे हम इसे अच्छी तरह समझ सकें। तो आज हम लोग सीआरपीसी पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो सीआरपीसी में अपराधों की रोकथाम करने के लिए 2 प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट इज प्यूनिटिव सिस्टम एंड सेकंड इज प्रिवेंटिव सिस्टम। अर्थात पहली दंडात्मक व्यवस्था और दूसरी है निवारणात्मक व्यवस्था। दंडात्मक व्यवस्था क्या होती है, इसे हम जानेंगे। प्यूनिटिव सिस्टम, जब कोई व्यक्ति अपराध कारित कर देता है तो उसे गिरफ्तार किया जाता है। न्यायालय में उसके विरुद्ध अभियोजन संस्थित किया जाता है। अगर उसके विरुद्ध लगाया गया आरोप साबित हो जाता है तो न्यायालय के द्वारा उसे सिद्ध दोष किया जाता है और राज्य के द्वारा दंडित किया जाता है। इसे दंडात्मक व्यवस्था कहा जाता है। इससे हम ये समझे कि प्यूनिटिव सिस्टम जो है, दंडात्मक व्यवस्था जो है, इसमें जब कोई व्यक्ति अपराध कारित कर देता है, अर्थात उसने अपराध कर दिया, तो उसे पुलिस अधिकारी के द्वारा अरेस्ट किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा और न्यायालय में उसके विरुद्ध केस दर्ज करवाया जाएगा। अगर न्यायालय में उसके विरुद्ध लगाया गया आरोप साबित हो जाता है तो न्यायालय क्या करेगा, उसे सज़ा सुनाएगा और राज्य के द्वारा उसे दंडित किया जाता है। यही चीज़ हमें क्लियर करनी है कि न्यायालय जो है, कोर्ट जो है, वो सिद्ध दोष ठहराता है और राज्य दंडित करता है। तो ये प्यूनिटिव सिस्टम में दंडात्मक व्यवस्था है। जो दूसरी है वो है निवारणात्मक व्यवस्था, प्रिवेंटिव सिस्टम। इसमें पहले की, अर्थात इससे पहले कि कोई व्यक्ति अपराध कारित करे, उसके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जाती है। इससे हम ये समझे कि जो प्रिवेंटिव सिस्टम है, निवारणात्मक व्यवस्था है, यहाँ पर किसी व्यक्ति के अपराध कारित करने से पहले ही उसके विरुद्ध एक्शन ले लिया जाता है, अर्थात अपराध को रोक दिया जाता है। वो घटना नहीं होती है अपराध वाली। दंडात्मक व्यवस्था में हमने देखा कि वहाँ पे अपराध कारित हो गया, उसके बाद में कार्रवाई हो रही है। यहाँ पे अपराध को पहले ही रोक दिया गया,
पहले ही कार्रवाई कर दी गई। दंडात्मक व्यवस्था में शक्तियों का प्रयोग सामान्यतः न्यायालय द्वारा या न्यायिक विभाग के द्वारा किया जाता है, जबकि निवारणात्मक व्यवस्था में शक्तियाँ सामान्यतः कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदान की जाती हैं। दंड प्रक्रिया संहिता जो है वो दंडात्मक और निवारणात्मक दोनों के विषय में है, अर्थात हम सीआरपीसी में प्रिवेंटिव सिस्टम और प्यूनिटिव सिस्टम दोनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम दंडात्मक व्यवस्था प्यूनिटिव सिस्टम को पढ़ेंगे और इसे जानेंगे। दंडात्मक व्यवस्था के अंतर्गत आपराधिक मामलों को दो वर्गों में या दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है प्रथम सूचना इतिला वाले मामले, एफआईआर केसेज, और दूसरा है परिवाद वाले मामले, अर्थात कंप्लेंट केसेस। तो पहले हम एफआईआर वाले केसेस जो हैं उनको समझेंगे, प्रथम सूचना इत्तला वाले मामले। तो इसको समझने के लिए हमें ये समझना है कि प्रथम सूचना इत्तला जो है, एफआईआर जो है, वो क्या होती है, कैसे दर्ज करवाई जाती है और इसका महत्व क्या है, एविडेंशियल वैल्यू क्या है इसकी। तो प्रथम सूचना इत्तला शब्दावली को दंड प्रक्रिया संहिता में अलग से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन सीआरपीसी की धारा 154 के खंड 1 को पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि क्षेत्राधिकार रखने वाले थाने के भार साधक अधिकारी को संज्ञेय अपराध की तिला, जिसे सीआरपीसी की धारा 154 के खंड 1 के अंतर्गत अभिलिखित किया जाए, प्रथम सूचना इत्तला कहलाती है। अब प्रथम सूचना इत्तला जो है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली है कि प्रथम सूचना इत्तला जो है, एफआईआर जो है, वो हमेशा लिखित होती है। मौखिक सूचना प्रथम सूचना इत्तला नहीं कहलाएगी, या तो वह लिखित में पेश की जाए या पुलिस अधिकारी को अभिलिखित की जाए और इत्तला देने वाले के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो हम ये समझेंगे कि जब भी कभी एफआईआर लॉन्च होती है तो वो हमेशा रिटन में होती है, लिखित में होती है। मौखिक सूचना जो है वो एफआईआर नहीं कहलाती है, और लिखित जो एफआईआर है उस पर एफआईआर जो दर्ज करवा रहा है उस व्यक्ति के हस्ताक्षर भी होते हैं। दूसरी ये है कि जो एफआईआर है वो संज्ञेय अपराधों में होती है। धारा 125 का खंड 1 कहता है कि अगर पुलिस अधिकारी को असंज्ञेय अपराध की सूचना देते हो तो पुलिस अधिकारी उसे रोजनामचे में दर्ज तो कर लेगा, लेकिन पुलिस अधिकारी सूचना देने वाले को निर्देश देगा कि वह मजिस्ट्रेट के पास जाए और अपना परिवाद करे। तो ये हमने डेफिनेशन क्लोज के अंतर्गत भी जब एफआईआर की चर्चा की थी तो वहाँ भी हम लोगों ने पढ़ा था, जाना था कि एफआईआर जो है ये हमेशा कोग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराधों में ही होती है। असंज्ञेय अपराधों में एफआईआर नहीं होती है। मान लो कोई व्यक्ति है, वो थाने पे एफआईआर दर्ज करवाने जाता है। जब वो थाने पर जाता है
तो पुलिस अधिकारी ये देखता है कि जो अपराध हुआ है वो संज्ञेय अपराध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज नहीं करेगा, वो उसे रोजनामचे में दर्ज कर लेता है और उसको सलाह देता है, निर्देश देता है कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाएं और अपना परिवाद करें। इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि असंज्ञेय अपराधों में पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, इसलिए वह रोजनामचे में तो दर्ज कर लेगा लेकिन मजिस्ट्रेट के पास जाने का निर्देश देगा। सामान्य सिद्धांत यह है कि एफआईआर उस थाने के स्थानीय क्षेत्राधिकार में की जाती है जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में अपराध कारित हुआ है। तो जब भी कभी एफआईआर लॉन्च होगी तो वो उसी थाने में दर्ज होगी जिसका ज्यूरिसडिक्शन या क्षेत्राधिकार लगता है। अगर एफआईआर ऐसे थाने में दर्ज हो जाए जिसे क्षेत्राधिकार नहीं है तो बाद में उसे ऐसे थाने को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जिसका क्षेत्राधिकार ज्यूरिसडिक्शन लगता है। धारा 154 का खंड सेकंड ये कहता है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद उसकी प्रति जो है वो सूचना देने वाले व्यक्ति को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। ओके, थैंक यू।